हेलो बच्चे, आज का जो मेरा वीडियो है प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन, और आज हम इसके कुछ एमसीक्यू देखने वाले हैं। ठीक है ना। तो पहला मेरा प्रश्न है कि तारों का टिमटिमाना किस प्रकाशिक परिघटना पर आधारित है। आपका ऑप्शन है वायुमंडलीय परावर्तन, वायुमंडलीय अपवर्तन, प्रकाश का विवर्तन, प्रकाश का तरंग प्रकृति। तो बच्चे ऐसा है ना कि हम लोग जो पृथ्वी पर रहते हैं ना, और तारे जो होते हैं आकाश में बहुत मतलब कि पृथ्वी से बहुत दूर होते हैं। ठीक है ना। और इतना ज्यादा दूरी होने की वजह से जब तारों से प्रकाश पृथ्वी पर पहुंचती है तो वायुमंडल में कई प्रकार की गैसें, कई प्रकार के धूलकण विद्यमान रहते हैं, जिससे प्रकाश की किरणों का अपवर्तन होता है, जिसे हम वायुमंडलीय अपवर्तन कहते हैं, जिस वजह से ये तारे हमें टिमटिमाते हुए नजर पड़ते हैं। तो हम सीधा सा हम आंसर देंगे कि वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण जो होते हैं ना, वो तारे टिमटिमाते हैं। ठीक है ना। दूसरा मेरा प्रश्न ये है कि गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के केंद्र बिंदु को क्या कहते हैं। तो ऐसा है ना बच्चे, गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं, एक होता है अवतल, ठीक है, और दूसरा होता है उत्तल। ठीक है ना, ये ध्यान में रखना। और कहता है कि इसके परावर्तक पृष्ठ के केंद्र बिंदु को क्या कहते हैं। तो ये जैसे गोलीय दर्पण हो गया, गोलीय दर्पण के जब हम टुकड़े को करते हैं, जब से इसमें दो भाग करते हैं, तो इसमें से अगर अंदर से हम जो पेंट करते हैं तो ये बनता है हमारा उत्तल दर्पण, और जब हम इसे बाहर से पेंट करते हैं ना तो ये बन जाता है हमारा अवतल दर्पण। ठीक है ना। तो ये ध्यान में रखना बच्चे कि एक उत्तल दर्पण होता है और एक अवतल दर्पण होता है। तो ये मेरा प्रश्न कह रहा है कि गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के केंद्र बिंदु को क्या कहते हैं। तो ये गोलीय दर्पण जो हो गया, अगर हम इसे बाहर से पेंट कर देते हैं तो ये हमारा अवतल दर्पण हो जाता है। ठीक है ना। तो इसके केंद्र बिंदु जो होता है, जिसे हम P से दर्शाते हैं, उसको हम कहते हैं दर्पण का ध्रुव। ठीक है ना बच्चे, ये याद रखना, हमारा जो आंसर होना चाहिए वो दर्पण का ध्रुव कहते हैं। तो आपने अभी अभी जाना कि गोलीय दर्पण जो होते हैं दो प्रकार के होते हैं। अगर गोलीय दर्पण के टुकड़े को अंदर से पेंट करते हैं तो उत्तल दर्पण बनता है, और गोलीय दर्पण के टुकड़े को बाहर से पेंट करते हैं तो अवतल दर्पण बनता है। और गोलीय दर्पण के परावर्तक जो पृष्ठ होते हैं उसके केंद्र बिंदु को हम कहते हैं, उसके केंद्र बिंदुओं को हम दर्पण का ध्रुव कहते हैं। ठीक है ना। तीसरा मेरा प्रश्न ये है कि अवतल दर्पण द्वारा वस्तु का आभासी, ठीक है ना, तथा सीधा प्रतिबिंब बनता है जब वस्तु होता है। तो अब अवतल दर्पण में क्या होता है बच्चे कि अवतल दर्पण एक ऐसा दर्पण होता है जिसमें सभी प्रकार के प्रतिबिंब बनता है, यानी कि इसमें आभासी भी बनता है और इसमें वास्तविक भी बनता है। ठीक है ना। तो इसमें क्या होता है कि आभासी सिर्फ एक जगह बनता है, जब वस्तु जो होता है P और F के बीच होता है, तो इसका जो प्रतिबिंब बनता है वो दर्पण के पीछे बनता है और बड़ा बनता है। ठीक है ना। और तो हम कह सकते हैं कि ये मेरा जो सवाल है कि अवतल दर्पण द्वारा वस्तु का आभासी तथा सीधा प्रतिबिंब बनता है जब वस्तु होता है, तो ये होता है वस्तु P और F के बीच में। ठीक है ना। तो हमारा आंसर हो जाएगा C नंबर, P और F के बीच होता है। ठीक है। अगला मेरा सवाल है कि अवतल दर्पण के लिए वस्तु और प्रतिबिंब का आकार समान होता है। तो ये कब होता है, ये जब होता है जब वस्तु C पर होता है ना बच्चे, तो इसका प्रतिबिंब भी C पर ही बनता है। ठीक है ना। और दोनों का जो साइज होता है, वस्तु का साइज और प्रतिबिंब का जो साइज होता है वो बराबर होता है, इसलिए हमारा आंसर C पर होना चाहिए। ठीक है ना। अवतल दर्पण का उपयोग होता है, तो अवतल दर्पण का उपयोग सेविन दर्पण के रूप में भी होता है। सेविन दर्पण का मतलब होता है हजामती दर्पण के रूप में भी अवतल दर्पण का उपयोग होता है, गाड़ियों के हेडलाइट में भी होता है, और दंत विशेषज्ञ द्वारा भी होता है, इसलिए हमारा जो आंसर होना चाहिए उपर्युक्त सभी। ठीक है। गाड़ियों में पीछे के दृश्य को देखने के लिए कौन सी दर्पण का उपयोग की जाती है। तो आपने देखा है गाड़ियों में जो साइड मिरर के रूप में जो हम यूज करते हैं, साइड मिरर के रूप में, जो ड्राइवर जहां बैठा रहता है, जहां ड्राइवर गाड़ी चलाता है, वहीं पर एक पास में एक दर्पण होता है जो पीछे की चीजों को देखने के लिए करता है। तो ये जो होता है वो उत्तल दर्पण होता है बच्चे। ठीक है ना। ये ध्यान में रखना कि गाड़ियों में पीछे के दृश्य को देखने के लिए कौन सी दर्पण का उपयोग की जाती है, तो उत्तल दर्पण उपयोग की जाती है। ठीक है ना। गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या, ठीक है, जिसको हम R से दर्शाते हैं, और फोकस दूरी के बीच क्या संबंध होता है। तो देखो बच्चे, F बराबर जो होता है वो R/2 होता है। ठीक है ना। यानी जो फोकस दूरी होती है ना वो वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। ठीक है ना। तो इस तरह से हम अगर F बराबर R/2 है तो हम R बराबर क्या बोल सकते हैं, 2F बोल सकते हैं ना। 2 में F से गुना हुआ 2F हो जाएगा। यानी जब हम कहते हैं कि फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है,
तो हम कह सकते हैं कि वक्रता त्रिज्या भी फोकस दूरी की दुगनी होती है। तो इस तरह से हमारा जो आंसर होना चाहिए वो बी नंबर होना चाहिए। ठीक है, अवतल दर्पण द्वारा किस प्रकार का प्रतिबिंब बनता है? तो मैंने पहले भी बताया कि गोलीय दर्पण के टुकड़े को अगर बाहर से आप पेंट करते हैं तो ये अवतल दर्पण बनता है। और अवतल दर्पण में क्या होता है बच्चे, इसमें आभासी भी बनता है और वास्तविक भी बनता है, दोनों प्रकार के प्रतिबिंब बनते हैं, ये याद रखेंगे आप। ठीक है, 20 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या वाली किसी गोलीय दर्पण की फोकस दूरी क्या होगी? अभी हमने बोला कि f बराबर क्या होता है, r बटा में 2। ठीक है, तो r कितना दिया बच्चे, 20 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर 20 हो गया और बटा में क्या हो गया, 2 हो गया। तो आप घटाएंगे तो इतना आंसर आ जाएगा 10 सेंटीमीटर। तो इस तरह से हमारा बी नंबर आंसर हो जाएगा। ठीक है, निम्नलिखित में कौन सा दर्पण सूत्र है? तो दर्पण सूत्र होता है 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। अब चेक कर लीजिए कहां पर है, तो हमारा जो आंसर होना चाहिए 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f, जहां u v जो होता है बच्चे वो होता है प्रतिबिंब दूरी। याद रखेंगे क्या होता है, प्रतिबिंब दूरी, और जो u होता है वो होता है वस्तु दूरी, और जो f होता है वो होता है फोकस दूरी। ठीक है ना, कहते हैं कौन सा लेंस सूत्र है? तो लेंस सूत्र होता है 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f। अब चेक कर लीजिए कहां पर है, तो आपका पहला आंसर हो जाएगा। ठीक है, कांच के स्लैब पर ऊपर से देखने पर अक्षर उठे हुए प्रतीत होते हैं और यह किस प्रकाशिक परिघटना पर आधारित होते हैं? जैसे आप कोई टेबल पर बैठे हुए होते हैं, टेबल पर ये आप कांच रख देते हैं शीशा, तो इस पर कोई लिखावट वाली जो चीजें होती है तो आप देखेंगे कि वो थोड़ा उठी हुई होती है। तो होता क्या है ना बच्चे कि प्रकाश की जो किरण होती है हवा से कांच में जाती है। तो ठीक है, जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाएगी तो उसमें किरणों का क्या होगा कि वो अपनी दिशा में मतलब कि उसकी दिशा में परिवर्तन होगा। तो इस दिशा में परिवर्तन को ही हम कहते हैं प्रकाश का अपवर्तन। ठीक है ना, इसलिए हम कह सकते हैं कि ये जो घटना होगी वो प्रकाश के अपवर्तन की वजह से होगी, क्योंकि प्रकाश की किरण हवा से कहां जा रही है, कांच में जा रही है। ठीक है ना, चलिए, यानी भिन्न भिन्न माध्यम हो गई ना। पानी में आंशिक रूप से डूबी हुई पेंसिल मुड़ी हुई प्रतीत होती है। सीधी सी बात है कि आप हवा से प्रकाश की किरण कहां जा रही है, पानी में जा रही है। जैसे ये कोई ग्लास हो गया, ठीक है ना, और इसमें पानी रखा हुआ है और प्रकाश की किरण ये हवा है, तो हवा से पानी में जाएगी, यानी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाएगी। जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में किरणों को जाने की बात होगी ना, तो सीधी सी बात है वो प्रकाश का अपवर्तन हो जाएगा। ठीक है ना, इस तरह से आप समझ सकते हैं। कौन सी भौतिक राशि की इकाई नहीं होती है? तो लेंस की क्षमता का बच्चे हम जानते हैं ना, डाइऑप्टर होता है। क्या होता है, डाइऑप्टर। ठीक है, फोकस दूरी का क्या होता है बच्चे, मीटर होता है। ठीक है ना, प्रकाश की चाल का क्या होता है, मीटर प्रति सेकंड, ये भी बोल सकते हैं ना, ऐसा ही मात्रक। लेकिन अपवर्तनांक का कोई इसका मात्रक नहीं होता है, इसलिए हमारा जो आंसर होना चाहिए सी होना चाहिए। ठीक है ना, अपवर्तनांक बराबर होता है निर्वात में प्रकाश की चाल बटा में उष्मालय में प्रकाश की चाल। निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है? तो ये होती है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। ठीक है ना, लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक, अभी थोड़ी देर पहले मैंने बोला कि लेंस की क्षमता का जो एसआई मात्रक होता है वो होता है डाइऑप्टर। ठीक है ना, उत्तल दर्पण में किस प्रकार का प्रतिबिंब बनता है? तो उत्तल दर्पण में क्या होता है ना बच्चे, इसमें सिर्फ और सिर्फ आभासी प्रतिबिंब बनता है। आभासी प्रतिबिंब क्या होता है बच्चे, ये हमेशा सीधा बनता है, वस्तु से हमेशा सीधा बनता है। ठीक है ना, तो ये याद रखना, उत्तल दर्पण में केवल आभासी प्रतिबिंब बनता है। ठीक है ना, चलिए, स्नेल का नियम संबंधित है। तो जब आप प्रकाश का अपवर्तन पढ़ेंगे ना बच्चे, प्रकाश का अपवर्तन, तो जब आप प्रकाश का अपवर्तन पढ़ेंगे तो इसके 2 नियम है। कितने नियम है बच्चे, 2 नियम है। तो जब दूसरा नियम देखोगे ना, तो दूसरा नियम ही होता है प्रकाश के अपवर्तन, मतलब कि स्नेल का नियम होता है, जो कि होता है sin I बटा में sin R बराबर कांस्टेंट। ठीक है ना, ये याद रखना। किसी उत्तल लेंस की क्षमता 2 डाइऑप्टर है, तो इस लेंस की फोकस दूरी क्या होगी? अभी अपने मैंने बोला कि f बराबर r बटा में 2 होता है। ठीक है ना, और ये तो फोकस दूरी बराबर वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, तो मैंने बोला यहाँ पर क्षमता वाला सवाल है, तो हमारा p बराबर हो जाएगा 1/f। ठीक है ना, ये इस फॉर्मूले पर बनाएंगे तो p बराबर 1/f हो जाएगा, तो हमारा f बराबर क्या हो जाएगा बच्चे, 1/p। तो 1/p का मान कितना है बच्चे, 2 है, तो 1/2 हो गया, तो 1/2 मीटर में हो गए यहाँ पर। ठीक है ना, तो 1/2 मीटर हो गया, लेकिन हमको यहाँ पर सारे ऑप्शन सेंटीमीटर में है,
तो 1/2 मीटर को हम सेंटीमीटर में बदलेंगे तो 100 से गुणा कर देंगे, ठीक है ना। तो ये हमारा आ जाएगा 50 सेंटीमीटर, ठीक है ना। चलिए अगला मेरा प्रश्न क्या है। अच्छा बस यहीं तक स्टॉप है बच्चे, ठीक है। तो अगर आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे तो प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और आप इस चैनल पर नए होंगे तो आप जरूर से जरूर चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा, ठीक है ना। धन्यवाद।